चलो, good afternoon everyone. Let us start with today's class. In today's class, what are we going to do? We are going to finish agency. Pledge हो गया बेटा? ठीक है. We are going to finish agency, and with that, we'll be completing the Indian Contract Act 1872. बराबर. इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट खत्म होने की खुशी में आज मैं तुम लोग को आइसक्रीम खिलाऊंगा. ठीक है. हाँ, मेरी मम्मी का बर्थडे भी है. ओके, चलो दोनों डबल धमाका होगा और हमारा इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट खत्म हो जाएगा. कल हम लोग ने स्टार्ट किया था व्हाट इज एजेंसी. ठीक है. सो व्हाट इज एजेंसी कल अपन ने स्टार्ट किया था. अच्छा सुनो, इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में ना एजेंसी का कोई डेफिनेशन नहीं है. हावेवर उन्होंने क्या बताया कि एजेंट और प्रिंसिपल का क्या रिश्ता होता है, उसके लिए उन लोगों ने प्रिंसिपल और एजेंट का डेफिनेशन दिया है और दो क्वेश्चन हमें पूछने जिससे पता चलेगा कि एजेंसी है या नहीं. सबसे पहला, एक एजेंट अगर अपने प्रिंसिपल को बाइंड करवा देता है विद द थर्ड पार्टीज, एंड दूसरा अगर वो थर्ड पार्टी और प्रिंसिपल का कॉन्ट्रैक्ट सेटअप करवाता है, तब जाके वो अपनी टेस्ट ऑफ एजेंसी में पास होता है. ठीक है, कूल. ये अपन ने देखा. फिर अपन ने देखा कौन कौन एजेंट बन सकता है. कोई भी इंसान बन सकता है, बट दो लोगों को अलाउड नहीं है. एक है माइनर और दूसरा है अनसाउंड माइंड वाला. ठीक है, मतलब येड़ा. कंसिडरेशन नेसेसरी होता है क्या एजेंसी में? नहीं. फिर क्रिएशन ऑफ एजेंसी कैसे होती है? बाय एक्सप्रेस अथॉरिटी. एक्सप्रेसली लिख के दे दिया, भाया ये मेरा एजेंट है, हर्ष मेरा एजेंट है, तो हर्ष मेरा एजेंट है, मतलब आई हैव गिवन हिम एक्सप्रेस अथॉरिटी. या तो फिर इम्प्लाइड अथॉरिटी होता है, दैट इज बाय कंडक्ट ऑफ पार्टीज. इम्प्लाइड अथॉरिटी में इम्प्लाइड एजेंसी इंक्लूड्स लॉट ऑफ थिंग्स. सबसे पहला बोला एजेंसी बाय एस्टॉपल, उसके लिए ये एसेंशियल्स फुलफिल करने जरूरी है. उसके बाद अपन ने देखा एजेंसी बाय नेसेसिटी. एजेंसी बाय नेसेसिटी मतलब क्या, कोई इमरजेंसी सिचुएशन में अगर कुछ करना पड़े तो वो क्या बन जाता है? एजेंसी बाय नेसेसिटी. फिर एजेंसी बाय ऑपरेशन ऑफ लॉ, द इंडियन पार्टनरशिप एक्ट वाला अपन ने देखा है. एंड रैटिफिकेशन ऑफ एजेंसी, बराबर, ये अपन ने देख लिया है. बट इसमें ना रैटिफिकेशन के कुछ एसेंशियल कंडीशंस थे. सबसे पहला, जो भी रैटिफिकेशन का मतलब क्या होता है? अप्रूवल. रैटिफिकेशन का मतलब क्या होता है? अप्रूवल. तो अप्रूवल कैसा होना चाहिए? एक्सप्रेस्ड और इम्प्लाइड होना चाहिए. नॉलेज होनी चाहिए वैलिड रेटिफिकेशन के लिए. फिर होल ट्रांजैक्शन रेटिफाई करना चाहिए, पार्ट ट्रांजैक्शन नहीं चलेगा. साथ ही साथ रेटिफिकेशन थर्ड पर्सन को इंजरी नहीं कर सकता है. वो रीजनेबल टाइम में होना चाहिए, उसका कम्युनिकेशन करना जरूरी है. एंड लास्ट कंडीशन, जो कुछ भी तुम रेटिफाई कर रहे हो या जिस चीज के लिए तुम रेटिफाई कर रहे हो वो वैलिड होनी चाहिए, वो इलीगल नहीं होनी चाहिए. अच्छे से समझ में आया? याद आया? ये सब कल पढ़ा था तुम लोगों ने. मुझे ऐसा क्यों लगता है कभी कभी मैं मेरा ही रिवीजन कर रहा हूँ यहाँ पर. तुम क्या भजन कर रहे हो? कोई बोलता ही नहीं है. तुम लोग को समझ में आ रहा है? याद आ रहा है ना? समझा ना? बराबर. कॉन्ट्रैक्ट एक्ट समझ में आया ना? बराबर. याद करो कौन सा फर्स्ट यूनिट में क्या पढ़ा था. सर पता नहीं है. पता है तुम लोग को फर्स्ट यूनिट में क्या पढ़ा था? क्या पढ़ा था? कॉन्ट्रैक्ट, उसके बाद ऑफर प्लस एक्सेप्टेंस, फिर अपन ने एसेंशियल्स ऑफ अ वैलिड ऑफर, फिर टाइप्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट्स, फिर वो सब पढ़ा था अपन ने. ठीक है. फिर यूनिट 2 में क्या पढ़ा था? कंसिडरेशन. वेरी गुड. यूनिट 3 एसेंशियल्स ऑफ अदर एसेंशियल्स एज पर सेक्शन नंबर 10, जिसमें सबसे पहले क्या होता है? कंपिटेंस ऑफ पार्टीज, फ्री कंसेंट, फिर लॉफुल कंसिडरेशन एंड लॉफुल ऑब्जेक्ट, एंड लास्ट क्या होता है? एक्सप्रेसली डिक्लेयर टू बी वॉइड. फिर यूनिट नंबर 4 में क्या पढ़ा था? परफॉर्मेंस ऑफ अ कॉन्ट्रैक्ट. फिर यूनिट नंबर 5 ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट. यूनिट नंबर 6 कंटिंजेंट एंड कॉजी कॉन्ट्रैक्ट. यूनिट नंबर 7 सर पता नहीं हमको. अरे एकदम सिंपल है. यूनिट नंबर 7 में इंडेमनिटी एंड गारंटी, उसके बाद बेलमेंट एंड प्लेज, और उसके बाद बराबर. चलो, अब इसके बाद जो अपन ने देखा ना कि एजेंट की अथॉरिटी कैसे एक्सटेंड होती है. तो देखो, एजेंट की अथॉरिटी अंडर नॉर्मल सर्कमस्टेंसेस है. नॉर्मल सर्कमस्टेंसेस में वो सारी चीज़ें कर सकता है, बट कभी कभी इमरजेंसी सिचुएशन आएगी तो इमरजेंसी सिचुएशन में भी वो क्या क्या चीज़ें कर सकता है वो यहाँ पर बताया है. हम लोग ने यहाँ तक कल किया था. यस और नो गाइस? चलो आज स्टार्ट करते हैं. सब एजेंट्स, मार्क दिस वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू. सब एजेंट, एजेंट के एजेंट को सब एजेंट बोलते हैं. क्या बोलते हैं?
सब एजेंट मतलब देखो, अ सब एजेंट इज अ पर्सन एम्प्लॉयड बाय एंड एक्टिंग अंडर द कंट्रोल ऑफ द ओरिजिनल एजेंट इन द बिजनेस ऑफ एजेंसी। बराबर। तुम लोग ने जैसे देखा होगा ना, ब्रोकर का सब ब्रोकर, पता है कि नहीं, होता है ना। तो वैसे एजेंट का सब एजेंट। बराबर। तो सब एजेंट मतलब कौन होता है? ऐसा बंदा जिसको जॉब मिली है या जो काम करता है अंडर द ओरिजिनल एजेंट, उसी को क्या बोलते हैं? सब एजेंट। अब सब एजेंट का मतलब तुम लोग को समझ में। अब एक कॉन्सेप्ट है जहां पर क्या बोलते हैं, व्हेन एजेंट कैन नॉट डेलीगेट। इसका मतलब क्या होता है? एन एजेंट कैन नॉट लॉफुली एम्प्लॉय अनदर टू परफॉर्म एक्ट्स व्हेन ही हैज एक्सप्रेसली और इम्प्लाइडली अंडरटेकन टू परफॉर्म पर्सनली unless by the ordinary custom of trade, a sub agent may, or from the nature of agency, a sub agent must be employed। इसका मतलब क्या होता है, सुनना ध्यान से। जैसे एक एग्जांपल लेते हैं, एक बड़ा सा बिल्डर है, बिल्डर के बहुत सारे एजेंट्स हैं। अब वो एजेंट्स के भी सब एजेंट्स हैं। अब बिल्डिंग लाइन में तो ऐसा चलता है ना, अब एक एजेंट कितने लोगों को दिखाएगा फ्लैट्स? इट इज नॉट पॉसिबल। तो इन दैट केस सब एजेंट चलता है। बट जहां पर कोई भी ऐसा कॉन्ट्रैक्ट होता है जिधर द मेन एजेंट कंपल्सरी उसको ही वो काम करना पड़ेगा, ठीक है, तो इन दैट केस क्या वो दूसरे को डेलीगेट कर सकता है? सी सब एजेंट कब आता है? जब मेन एजेंट अपने दूसरे एजेंट को, अपने अंदर वाले एजेंट को, जो अपने अंडर जो भी एजेंट आते हैं उनको जब काम डेलीगेट करना मतलब क्या? सौंपना। बराबर। जैसे एक होता है प्रेसिडेंट, एक होता है वाइस प्रेसिडेंट। तो प्रेसिडेंट क्या करता है? बहुत सारे काम वाइस प्रेसिडेंट को दे देता है। बराबर के नहीं? जैसे प्राइम मिनिस्टर है और हर एक स्टेट का चीफ मिनिस्टर है, यस और नो, पीएम सीएम। तो पीएम क्या करता है? पीएम अपने कुछ कुछ एक्टिविटीज सीएम्स को डाइवर्ट कर देता है, यस और नो गाइस। तो बट मुझे एक बात बताओ, जो काम पर्सनली एजेंट को ही करना पड़े, क्या वो काम वो डेलीगेट कर सकता है? नहीं कर सकता। समझ में आया? सो देखो, व्हेन एजेंट कैन नॉट डेलीगेट, तो ही कैन नॉट डेलीगेट अनलेस, ठीक है, अगर कोई भी काम उसको पर्सनली करना है तो वो डेलीगेट नहीं कर सकता। बट जहां पर ऑर्डिनरी कस्टम ऑफ ट्रेड है, ऑर्डिनरी कस्टम ऑफ ट्रेड मतलब क्या? कि जिस भी एजेंसी में तुम जाते हो, ठीक है, तो क्या वो एजेंसी का मालिक आकर तुमको फ्लैट दिखाता है? नहीं। उनके अंदर बहुत सारे क्या होते हैं? सब एजेंट्स होते हैं। गाइस तुम लोग को समझ में आता है? कभी तुम फ्लैट व्लैट देखने गए हो तो जो बंदा ओनर रहता है जिस कंपनी का, जिस एजेंसी का, क्या वो खुद आता है क्या फ्लैट दिखाने? नहीं। उसके अंडर बहुत सारे क्या है? सब एजेंट्स है। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? हाँ, बट वो सब एजेंट्स को कौन भेजेगा? मेन एजेंट ही भेजेगा। मतलब हम कांटेक्ट किसको करते? मेन एजेंट को करते, और वो अपने टीम में से किसी भी एक आध बंदे को हमें अलॉट कर देता है। आर यू गाइज गेटिंग दिस? पक्का समझा? अब देखो, सो यहाँ पर देखो, सबसे पहले कौन होता है? प्रिंसिपल होता है। प्रिंसिपल इज द मेन पर्सन जो क्या करता है? डेलीगेट करता है अपना काम। वो किसको देता है काम? एजेंट को देता है। एजेंट फर्दर किसको देता है? सब एजेंट को। तो ये सीक्वेंस रहेगी, हमेशा ये सीक्वेंस याद रखना। प्रिंसिपल मेन काम डेलीगेट करता है एजेंट को, और एजेंट फर्दर डेलीगेट करता है उसको सब एजेंट को। समझ में आया क्या? ओके। अब देखो ध्यान से, सब एजेंसी रिफर्स टू केस वेयर एन एजेंट अपॉइंट्स अनदर एजेंट। So the appointment of sub agent is not lawful. Is it lawful? No, it is not lawful. क्योंकि मेन कॉन्ट्रैक्ट तो किसके बीच में? मेन कॉन्ट्रैक्ट प्रिंसिपल एंड एजेंट के बीच में है। बिकॉज द एजेंट इज द डेलीगेटी एंड द डेलीगेटी कैन नॉट फर्दर डेलीगेट। सोचना, प्रिंसिपल ने अपना काम इसको डेलीगेट किया है, अब क्या ये फर्दर डेलीगेट कर सकता है? नहीं कर सकता। ऐसे बोला है, ठीक है। कहां पर बोला है? लॉ में बोला है दैट सब एजेंसी इज नॉट लॉफुल। अंडरस्टूड गाइस? ये एक प्रिंसिपल पे है। डेलीगेटस नॉन पोटेस्ट डेलीगेर, ठीक है, ये लैटिन मैक्सिम है। डेलीगेटस नॉन पोटेस्ट डेलीगेर मतलब अ डेलीगेटी कैन नॉट फर्दर डेलीगेट। इज दिस क्रिस्टल क्लियर एवरीवन? इधर लिखना बाजू में, अ डेलीगेटी कैन नॉट फर्दर डेलीगेट। ठीक है।
चलो अभी सुनो ध्यान से, ये जो कॉन्ट्रैक्ट ऑफ एजेंसी है ना, इट इज अ फिड्यूशरी कैरेक्टर। क्या वो रियल कैरेक्टर होता है? नहीं, फिड्यूशरी रिलेशनशिप जैसा होता है, ठीक है, मतलब एक तरह से आर्टिफिशियल। गेटिंग माई पॉइंट? क्या? हाँ वही ना, फिक्शनल आर्टिफिशियल, यू कैन से लाइक दैट। इट इज बेस्ड ऑन द कॉन्फिडेंस रिपोज्ड बाय द प्रिंसिपल इन द एजेंट एंड दैट इज वाई अ डेलीगेट कैन नॉट फर्दर डेलीगेट। एक सिंपल बात बताता हूँ, ठीक है, मैंने क्या किया पता है, मैं प्रिंसिपल हूँ, ठीक है, हर्ष मेरा एजेंट है। अब मुझे भरोसा किस पे है? हर्ष पे है। हर्ष ने क्या किया, उसका एक दोस्त है सत्यम, जिसको ना मैं पहचानता ना कभी नाम सुना, ठीक है, तो हर्ष ने जो काम मैंने हर्ष को दिया था ना, वो काम उसने सत्यम को दे दिया। अब मैंने भरोसा किस पे किया था? हर्ष पे। तो उसने एक तरह से तो मेरा भरोसा तोड़ डाला ना। बट हाँ देखो, हर एक बिजनेस में कैसा होता है कि जब एक अपना काम किसी दूसरे को डेलीगेट करता है ना, तो वो बंदा रिस्पॉन्सिबल होता है। मतलब जब हर्ष ने अपना काम सत्यम को दिया, तो अगर सत्यम ने कुछ भी लोचा मारा, इन दैट केस हु विल बी रिस्पॉन्सिबल? हर्ष विल बी रिस्पॉन्सिबल। जब मैंने मेरा काम हर्ष को दिया और हर्ष ने लोचा मारा, तो इन दैट केस हु विल बी रिस्पॉन्सिबल? आई विल बी रिस्पॉन्सिबल। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? सो देखो यहां पर क्लियरली बोला है एक्सेप्शन, मतलब कब कब एक एजेंट सब एजेंट अपॉइंट कर सकता है। सबसे पहले मैंने तुम लोग को बोला था कस्टम ऑफ ट्रेड है, बराबर। कस्टम ऑफ ट्रेड मतलब जो बिल्डिंग वगैरह कंस्ट्रक्शन लाइन में चलता है वो सब। दूसरा क्या बोला है, द अपॉइंटमेंट ऑफ सब एजेंट वुड बी वैलिड इफ टर्म्स ऑफ अपॉइंटमेंट ओरिजिनली कंटेम्पलेटेड इट। मतलब क्या, जब तुमने उसको, जब मैंने हर्ष को एज एन एजेंट अपॉइंट किया था, तभी ही मुझे पता था कि ये अपना काम दूसरे सब एजेंट्स को फॉरवर्ड करेगा। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? चलो, सो इन बोथ द केसेस सब एजेंट वुड बी ट्रीटेड एज एन एजेंट ऑफ द प्रिंसिपल। मतलब अब जब मेरे बदले सत्यम काम कर रहा है हर्ष के बजाय, तो भी वो क्या माना जाएगा? मेरा एजेंट ही माना जाएगा। अंडरस्टूड गाइस? अब देखो कभी कभी ऐसा होता है वेयर इन द कोर्स ऑफ एन एजेंट्स एम्प्लॉयमेंट अनफोर्सीन इमरजेंसी आती है, बराबर। अब सपोज जैसे हर्ष जो काम कर रहा था, एकदम से उसके तो एक्सीडेंट होते रहते हैं, ठीक है, तो सपोज उसके साथ कुछ ऐसा हो गया, सो इन दैट केस वो क्या कर रहा है, अपना काम किसी और को डेलीगेट कर रहा है। तो ये तीसरा सिचुएशन है, कोई भी अनफोर्सीन इमरजेंसी आई, तो अनफोर्सीन इमरजेंसी में वो क्या कर सकता है, अपना काम किसी और को डेलीगेट कर सकता है। सो देखो तीन ऐसे रीजंस होते हैं जहां पर एक डेलीगेटी, मतलब एक हर्ष मतलब सॉरी जो एजेंट है, वो दूसरे एजेंट को कब अपना काम फॉरवर्ड कर सकता है। तो तीन सिचुएशन है। सबसे पहला कॉन्ट्रैक्ट में, या जब अपन ने एजेंट को अपॉइंट किया था तभी ही ये बात मुझे पता थी। दूसरा क्या बोला है, कस्टम ऑफ ट्रेड है। क्या है? कस्टम ऑफ ट्रेड, कि भाई ऐसे ही धंधा होता है। एंड तीसरा क्या बोला है, अनफोर्सीन इमरजेंसी। इज दिस क्रिस्टल क्लियर एवरीवन? थ्री सिचुएशंस वेयर देयर इज वैलिड सब एजेंसी। सबसे पहला क्या बोला है कि इट वॉज नोन एट द टाइम ऑफ अपॉइंटमेंट। दूसरा क्या है, कस्टम ऑफ ट्रेड। एंड तीसरा क्या है, अनफोर्सीन इमरजेंसी। अनफोर्सीन मतलब जो हमें पता ही नहीं था, बराबर, उसको अनसर्टेनिटी भी बोलते, ठीक है। अनफोर्सीन इमरजेंसी जैसे कोविड आया, क्या पता था तुम लोग को? नहीं ना। चलो नेक्स्ट क्या बोला है, रिप्रेजेंटेशन ऑफ प्रिंसिपल बाय सब एजेंट प्रॉपरली अपॉइंटेड। अब देखो एजेंट नहीं, सब एजेंट। सो वेयर अ सब एजेंट इज प्रॉपरली अपॉइंटेड, प्रिंसिपल इज लायबल टू थर्ड पार्टीज। मैंने क्या बोला था तुम लोग को, अगर मेरे परमिशन के बिगर हर्ष ने सत्यम को अपॉइंट किया था, तो इन दैट केस हु इज रिस्पॉन्सिबल? हर्ष इज रिस्पॉन्सिबल। बट अब मुझे पता है कि हर्ष मेरा एजेंट है और मेरा सब एजेंट कौन है, सत्यम है। तो अगर सत्यम ने कुछ भी काम किया तो उसके लिए आई विल बी हेल्ड लायबल, ठीक है। एजेंट्स रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर सब एजेंट, तो ये जो पहला पॉइंट है वो मेरे रिलेटेड था। मतलब आई एम लायबल टू थर्ड पार्टीज फॉर द एक्ट्स डन बाय सत्यम बिकॉज सत्यम इज माई सब एजेंट। समझ में आ रहा है ना? अब प्रिंसिपल सॉरी एजेंट्स रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर सब एजेंट, एजेंट की, हर्ष की क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी फॉर सत्यम? सो एजेंट इज रिस्पॉन्सिबल टू द प्रिंसिपल फॉर एक्ट्स ऑफ द सब एजेंट। मतलब क्या कि सपोज मेरा नुकसान हो गया, ठीक है, तो इसमें गलती किसकी है? एग्जाम्पल लेते हैं, सब एजेंट सत्यम की है, तो कहने से नाउ हर्ष विल हैव टू कॉम्पेंसेट मी फॉर द लॉस। हो सकता है कि नहीं हो सकता? एंड सब एजेंट की लायबिलिटी क्या होगी? टू द प्रिंसिपल। मतलब यहां पर सब एजेंट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर हिज एक्ट्स टू द एजेंट बट नॉट टू द
प्रिंसिपल एक्सेप्ट इन केस ऑफ फ्रॉड या विलफुल रॉन्ग। एक बात बताता हूं, सिंपल ऐसे याद रखो, मैं हूं, फिर हर्ष है मेरा एजेंट, मैं हूं प्रिंसिपल, एंड सत्यम इज आर सब एजेंट। सत्यम क्या है? सब। अब ध्यान से सुनना, तीनों केसेस समझा रहा हूं मैं तुम लोग को। सबसे पहले प्रिंसिपल इज लायबल टू थर्ड पार्टी। सपोज सत्यम ने क्या किया था, सोहम के पास से कुछ, सोहम के साथ कोई कॉन्ट्रैक्ट किया था, बट वो कॉन्ट्रैक्ट किसके नाम का था? मेरे नाम का था, बराबर। तो पहला पॉइंट क्या बोल रहा है? प्रिंसिपल इज लायबल टू थर्ड पार्टीज फॉर द एक्ट्स ऑफ सब एजेंट। अब मुझे एक बात बताओ, मैंने तो खुद ने सोहम के साथ कोई कॉन्ट्रैक्ट नहीं किया है, या ना ही हर्ष मेरे एजेंट ने कॉन्ट्रैक्ट किया, बट किसने कॉन्ट्रैक्ट किया? सब एजेंट सत्यम ने किया। अब मुझे एक बात बताओ, ना कॉन्ट्रैक्ट पे नाम तो मेरा ही होगा, प्रिंसिपल का, तो कहने से सोहम और मेरा एक अलग से रिश्ता बन गया। मतलब आई एम द प्रिंसिपल एंड आई एम लाइबल टू थर्ड पार्टीज फॉर द एक्ट्स डन बाय सब एजेंट। इज दिस क्लियर? दूसरा पॉइंट क्या बोल रहा है? एजेंट्स रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर सब एजेंट। हर्ष की क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी? अगर सत्यम ने कुछ भी लोचा मारा तो उसकी भरपाई मुझे कौन करेगा? हर्ष करेगा। देखो सेकंड पॉइंट, एजेंट इज रिस्पॉन्सिबल टू द प्रिंसिपल फॉर एक्ट्स ऑफ सब एजेंट। अच्छा, नॉर्मली अब मुझे एक बात बताओ, सत्यम किसको रिपोर्ट करेगा? हर्ष को करेगा या मेरे को करेगा? हर्ष को करेगा ना। तो सत्यम इज लायबल टू हर्ष, हिज एजेंट। इज ही लायबल टू मी? नो। बट हाँ, अगर इसने कुछ फ्रॉड किया, इन दैट केस ही विल बी लायबल टू मी। इज दिस क्लियर एवरीवन? सिंपल सा एग्जांपल है, सब लोग को समझ में आया? पक्का। इसके साथ सेक्शन 192 होता है खत्म। एंड लास्ट सेक्शन पढ़ते हैं, दैट इज एजेंट्स रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर सब एजेंट। हर्ष की क्या क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी? विदाउट अथॉरिटी, मतलब देखो यहां पर क्या था? विद अथॉरिटी। प्रॉपरली अपॉइंटेड मतलब क्या होता है? विद अथॉरिटी। अब सुनो मेरी बात सुनो, जब मैंने अथॉराइज ही नहीं किया तो सत्यम के किसी भी कांड के लिए मैं लायबल रहूंगा? नहीं होऊंगा ना। हर चीज के लिए लायबल कौन होगा? हर्ष होगा। देखो सबसे पहले क्या बोला है, यहां पर बोला है द एजेंट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर हिज एक्ट्स बोथ टू द प्रिंसिपल एंड टू थर्ड पर्सन। देखो ना, पॉइंट नंबर 1 में क्या था? प्रिंसिपल इज लायबल टू थर्ड पार्टीज। अब यहां पर हु इज गोइंग टू बी लायबल? एजेंट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर हिज एक्ट्स बोथ टू द प्रिंसिपल एंड टू थर्ड पर्सन। दूसरा क्या बोला है? प्रिंसिपल इज नॉट रिस्पॉन्सिबल फॉर द एक्ट्स ऑफ सब एजेंट। पहले केस में आई वॉज रिस्पॉन्सिबल फॉर द एक्ट्स ऑफ सत्यम, बट नाउ व्हेन आई हैव नॉट गिवन एनी अथॉरिटी, एम आई रिस्पॉन्सिबल? हर्ष, स्टॉप राइटिंग. And the sub agent is not responsible to the principal at all, he is answerable only to the agent. Are you getting my point? इसको ना क्या करना पता है, डिस्टिंग्विशिंग पॉइंट में लिखना। पहला केस कौन सा है? रिप्रेजेंटेशन बाय प्रिंसिपल, रिप्रेजेंटेशन ऑफ प्रिंसिपल बाय सब एजेंट प्रॉपर्ली अपॉइंटेड। प्रॉपर्ली अपॉइंटेड मतलब अथॉरिटी है, एंड यहाँ पर अथॉरिटी नहीं है। इसको डिस्टिंग्विश पॉइंट करके तीनों पॉइंट्स लिखना। समझ में आया तुम लोग को? पक्का। और सुनो, ये पॉइंट को ये पॉइंट के साथ मैच करना, ये तुम्हारा पॉइंट नंबर 1 होना चाहिए। अंडरस्टूड गाइस? ये पॉइंट नंबर 2 होना चाहिए और ये पॉइंट नंबर 3 होना चाहिए। इधर सीक्वेंस गलत दिया है। चलो फटाफट हेडिंग दे दो, सब एजेंट्स। तुम लोग ने होमवर्क किया? वो डिस्टिंग्विश बिटवीन लिखा? किसका था वो डिस्टिंग्विश बिटवीन? वो तो याद नहीं है तुम लोग को। बेलमेंट और प्लेज था।
एक्सेप्शंस में डिक्टेट करता हूँ। यहाँ तक लिख दिया तुम लोगों ने, जितना हाईलाइट किया था उतना। अभी ये सब मत लिखो, कॉन्ट्रैक्ट ऑफ एजेंसी इज अ फिड्यूशियरी कैरेक्टर, ये सब छोड़ो। एक्सेप्शंस लिखो। एक्सेप्शंस वेर एन एजेंट कैन अपॉइंट सब एजेंट। लिखो पॉइंट नंबर 1, इफ टर्म्स ऑफ अपॉइंटमेंट ओरिजिनली कंटेम्पलेटेड इट। Terms of appointment originally contemplated it. ठीक है, फिर सेकेंड पॉइंट लिखो कस्टम ऑफ ट्रेड, एंड तीसरा लिखोगे अनफोर्सीन इमरजेंसी, ड्यूरिंग अनफोर्सीन इमरजेंसी, ड्यूरिंग अनफोर्सीन इमरजेंसी। ठीक है, अब ये दोनों सेक्शंस तुम लोग को पता है ना कैसे लिखने हैं, डिस्टिंग्विश बिटवीन के स्टाइल में लिखने चलेगा, जैसे लिखना है।
क्योंकि मंडे से पहले खत्म हो जाएगा। खुशी खुशी नाचेगा बड़ोड़ा शादी। तू बड़ोड़ा जा रहा है ना शादी, जैसे भोपाल जाएगा, उधर से फिर भोपाल जाएगा, भोपाल गाँव किधर है? हाँ वही जो भी बनारस बाजू बाजू में है ना, भोपाल बनारस नहीं? बनारस किधर? यूपी में है बनारस, भोपाल का नजदीक है, पता नहीं। मैंने महाराष्ट्र और गुजरात के नाम को देखा है, गोवा भी तो मुझे बुलाते हैं। इसीलिए मुझे पेरिस लंदन सब पता है। तुम्हारे गांव में तो बच्चों की जल्दी शादी करवा देते हैं। तेरी शादी के लिए बुलाएगा ना मेरे को बनारस, बुलाएंगे। कॉन्ट्रैक्ट, मैं एक कॉन्ट्रैक्ट बनवा था, अगर तूने ब्रीच किया आधे से ज्यादा बनारस मेरे नाम करना पड़ेगा। गिफ्ट में दिला देगा क्या? ज्यादा एक BMW सेकेंड हैंड नहीं है, ब्लू। पता चला पूरा खटारा BMW के भी। अरे मैं क्यों ले रहा हूँ? सर्विस सेंटर है, अपन गाड़ी चोरी करेंगे। चलो ये हो गया। नेक्स्ट पढ़ते सब्स्टिट्यूटेड एजेंट। नाम से क्या पता चलता है? सब्स्टिट्यूट एजेंट को हटा के उसके बदले। ठीक है, देखो ध्यान से देखो, ए डायरेक्ट्स बी, सुनो रे एग्जाम्पल सुनो। ए डायरेक्ट्स बी हिज सॉलिसिटर, मतलब बी उसका कौन है? एजेंट है। सॉलिसिटर मतलब एक तरह से एजेंट ही बोला है। सॉलिसिटर इज अ लॉयर बेसिकली, बट स्टिल टू सेल हिज एस्टेट बाय ऑक्शन एंड टू एम्प्लॉय एन ऑक्शनर फॉर द पर्पस। तो ए के बदले बी क्या कर रहा है? सारे काम कर रहा है। बी नेम सी एन ऑक्शनर टू कंडक्ट द सेल। अब मुझे एक बात बताओ, यहाँ जो बंदा सी है क्या वो सब एजेंट है? नहीं, वो कौन है? सब्स्टिट्यूटेड एजेंट है। वो कौन है? मतलब वो ए को ही रिप्रेजेंट करेगा। अरे सी जब ऑक्शन में उसका ये बेचेगा, प्रॉपर्टी बेचेगा, ठीक है, तो उसके लिए कौन लायबल होगा? ए लायबल होगा ना, यस और नो? तो सी इज एक्टिंग एज अ सब्स्टिट्यूटेड एजेंट। तो सब्स्टिट्यूटेड एजेंट का मतलब क्या होता है? अ सब्स्टिट्यूटेड एजेंट इज अ पर्सन अपॉइंटेड बाय द एजेंट टू एक्ट फॉर द प्रिंसिपल। इज दिस क्लियर? तो क्या वो सब एजेंट हुआ? क्या वो एजेंट का एजेंट हुआ? नहीं, वो क्या है? दूसरा एक एजेंट है जो प्रिंसिपल के लिए ही काम करेगा। आर यू गाइज गेटिंग दिस पर्टिकुलर थिंग? सो क्या बोला है? सब्स्टिट्यूटेड एजेंट्स आर नॉट सब एजेंट्स, दे आर एजेंट्स ऑफ द प्रिंसिपल। ठीक है, अच्छा, और जब कोई भी सब्स्टिट्यूट एजेंट अपॉइंट करते हैं इन द बिजनेस ऑफ एजेंसी, इट शुड बी विद द नॉलेज एंड कंसेंट ऑफ द प्रिंसिपल। मतलब ये दोनों एसेंशियल कंडीशंस है, प्रिंसिपल को मालूम भी होना चाहिए और उसकी मंजूरी भी होनी चाहिए। समझ में आया क्या? पक्का? अब देखो इसके अंदर दो चीज है। रिलेशनशिप बिटवीन प्रिंसिपल एंड पर्सन ड्यूली अपॉइंटेड बाय एजेंट टू एक्ट इन द बिजनेस ऑफ एजेंसी। मतलब प्रिंसिपल और सब्स्टिट्यूटेड एजेंट का रिश्ता कैसे होगा? जो नॉर्मल एजेंट प्रिंसिपल का वैसा ही होगा ना, अलग तो नहीं होगा कुछ। सो देखो क्या बोला है, वेर एन एजेंट होल्डिंग एन एक्सप्रेस और इम्प्लाइड अथॉरिटी टू नेम अनदर पर्सन टू एक्ट फॉर द प्रिंसिपल इन द बिजनेस ऑफ एजेंसी हैज नेम्ड अनदर पर्सन अकॉर्डिंगली, such person is not a sub agent but an agent of the principal for such part of the business of agency as is entrusted to him। सिंपल बात बताओ, जैसा नेचर या जैसा तरीके का रिश्ता एक प्रिंसिपल एजेंट का होता है, वैसा ही रिश्ता एक प्रिंसिपल और सब्स्टिट्यूटेड एजेंट का होता है। समझ में आया? इज दिस क्लियर? तो यहाँ पर तुम ऐसे लिख सकते हो, ये इतना बड़ा पैराग्राफ मत लिखो, ठीक है?
सो लिखना इट इज सिमिलर एज प्रिंसिपल एंड एजेंट रिलेशनशिप. ठीक है, इज दिस क्लियर एवरीवन? अरे इधर नहीं लिखना है मॉड्यूल में, नहीं, जब मैं इसका नोट्स बनाओगे ना तब उधर लिखना. अब देखो, एजेंट्स ड्यूटी इन नेमिंग सच पर्सन, ये बड़ा इंटरेस्टिंग है, ध्यान से सुनना. ए इंस्ट्रक्ट्स बी अ मर्चेंट टू बाय शिप फॉर हिम. बी एम्प्लॉयज अ शिप सर्वेयर. सपोज ये शिप सर्वेयर हर्ष है, वो शिप का सर्वे करेगा कि पानी में तैर पाएगी, कितना वजन उठा पाएगी, एक्सेट्रा एक्सेट्रा एक्सेट्रा. अब सर्वेयर मेक्स द चॉइस नेग्लिजेंटली, मतलब क्या उसने सही तरीके से शिप चूज की, क्या पूरा छानबीन किया, नहीं, बराबर. शिप्स टर्न आउट टू बी अनसीवर्दी एंड इज लॉस्ट, बराबर, वो पानी में डूब गई, टाइटैनिक बन गई. अब क्या होएगा? हु इज रिस्पॉन्सिबल? बी इज रिस्पॉन्सिबल या हर्ष इज रिस्पॉन्सिबल? हर्ष इज रिस्पॉन्सिबल. सब्स्टिट्यूट एजेंट पढ़ रहे हैं. अरे ए ने बी को बोला कि भाई एक शिप सर्वेयर को बुलाओ, तो शिप सर्वेयर बी के लिए थोड़ी काम कर रहा है, शिप सर्वेयर तो ए के लिए काम कर रहा है ना. ये तो नॉर्मल एजेंट हो गया, समझते हैं का? सब एजेंट होता तो उसके लिए बी रिस्पॉन्सिबल होता, बट ये सब एजेंट नहीं, सब्स्टिट्यूटेड एजेंट है. गाइस, डिड यू ऑल अंडरस्टैंड? A consigns goods to be a merchant for sale. B in due course employs an auctioneer in a good credit to sell the goods and allows the auctioneer to receive proceeds of sale. The auctioneer afterwards become insolvent without having accounted for the proceeds. B is not responsible to A for the proceeds. क्योंकि अब ऑक्शनर किसके लिए काम कर रहे हैं? ए के लिए काम कर रहे हैं ना. तो ऑक्शनर और प्रिंसिपल ए क्या बन गए? प्रिंसिपल एजेंट बन गए. तुम लोग को एक बात समझ में आ रही है? जब सब एजेंट होता है ना तो एजेंट इज रिस्पॉन्सिबल. सब्स्टिट्यूटेड एजेंट में एजेंट इज नॉट रिस्पॉन्सिबल. सो देखो, इन सिलेक्टिंग सच एजेंट फॉर हिज प्रिंसिपल एन एजेंट इज बाउंड टू एक्सरसाइज सम अमाउंट ऑफ डिस्क्रिशन एज अ मैन ऑफ ऑर्डिनरी प्रूडेंस वुड एक्सरसाइज इन हिज ओन केस. मतलब क्या, एकदम भी फालतू बंगार कचरे जैसा सब्स्टिट्यूटेड एजेंट नहीं ढूंढने का, बराबर. थोड़ा उसको कोई काम करना पड़ेगा. आज अगर किसी को रिप्लेसमेंट में ला रहे हो तो अच्छा होना चाहिए ना, बराबर. जैसे हमारे काम वाली बाई जब छुट्टी पे जाती है तो सब्स्टिट्यूट बाई छोड़ के जाती है, तो ऐसे कोई भी चोर चक्के को छोड़ के जाएगी तो चलेगा क्या? नहीं चलेगा ना. आर यू गेटिंग माई पॉइंट? एंड अगर हमने ध्यान नहीं दिया तो इज रिस्पॉन्सिबल टू द प्रिंसिपल फॉर द एक्ट्स और नेग्लिजेंस. अंडरस्टूड गाइस? जैसे फॉर एग्जाम्पल मेरे सर्वेंट्स जब दिवाली में जाते हैं अपने घर पे, बराबर, तो वो लोग एक सब्स्टिट्यूट सर्वेंट छोड़ के जाते हैं. वो सर्वेंट भी अच्छा होना चाहिए. ऐसा नहीं कि मेरा सर्वेंट गया, उसके 2 दिन के बाद वो सब्स्टिट्यूट सर्वेंट ने क्या किया, घर पे पूरी चोरी कर गया और हमको भी साफ करके चला गया, घर साफ के साथ साथ. आर यू गेटिंग माई पॉइंट? तो वैसा नहीं होना चाहिए. इज दिस क्लियर एवरीवन? उसके बाद एक डिफरेंस बिटवीन है, ये अभी के अभी तुम लोग इधर लिखोगे, ये होमवर्क नहीं है, ठीक है? राइट इट अवे. सब एजेंट एंड सब्स्टिट्यूटेड एजेंट का क्या डिफरेंस है वो तुम लोग को इधर के इधर लिखना है. फिर अपन आगे बढ़ते हैं ऑब्लिगेशन पे. चलो हेडिंग दे दो, सब्स्टिट्यूटेड एजेंट. ऊपर जो हाईलाइट किया वो पूरा लिखने का है. फिर सेक्शन 194 में तुम इतना ही पॉइंट्स लिखोगे जो मैंने लिखा है, और सुन लो, उसके बाद नेक्स्ट में सेक्शन 195 में जितना मैंने हाईलाइट किया पूरा ही लिखना है. उसके बाद डिफरेंस बिटवीन लिखना है. चलो, सब्स्टिट्यूटेड एजेंट.
चेंज कर बाकी गोवा घूमने आ गया मेन एग्जाम है टाइम टेबल आ गया जून में ही जाऊँगा वापस तो आना पता नहीं आइडिया नहीं आता प्लान भी क्या आगे एग्जाम के लिए सीटें एक्सप्लोर कर रहे थे पागल हो गए क्या बैंगलोर में तो अच्छे क्लासेस भी नहीं दिल्ली तो बिल्कुल भी मत जाना उधर जाके मुझे लगता है तो पड़ेगा पुणे जाते बहुत सारी फ्रेंड्स इधर ही है मुंबई है इधर मेरे पास मेरे को पढ़ाता है दिल्ली जाना है इसको फिर दिल्ली जाना पड़ेगा शादी हो जाएगी फिर दिल्ली जाके There are no good classes. Can do the friends. Nawami shop. मुंबई में भी है ना सभी फ्रेंड्स लेकिन सब बड़े हैं बहुत अच्छी बात है बिजी रहते हैं फ्रेंड्स लगाने का मुंबई में तो बहुत जल्दी फ्रेंडशिप होती है तो जल्दी फ्रेंड वाले को पहले लड़की वाले को पहले हाँ मेरे फ्रेंड्स है ऐसे मैं उनके साथ जाने जाता हूँ उनसे फ्रेंडशिप कर लेता हूँ थोड़ा मेरे को अच्छा सा खिलाते हैं
चलो डन. नाउ लेट अस गो टू द नेक्स्ट, दैट इज ड्यूटीज एंड ऑब्लिगेशंस ऑफ एन एजेंट. ठीक है, सबसे पहले अपन क्या पढ़ रहे हैं, ड्यूटीज पढ़ रहे हैं. तो ऑल टुगेदर देयर आर सम 9 or 10 ड्यूटीज. नो देयर आर, यस देयर आर 9 ड्यूटीज. ठीक है, उसके बाद अपन क्या पढ़ने वाले हैं, राइट्स. ठीक है, ध्यान से सुनना. सबसे पहला ड्यूटी बोलता है एजेंट का. अपन किसका पढ़ रहे हैं, ये ड्यूटी एंड ऑब्लिगेशंस एजेंट का पढ़ रहे हैं. सो एक एजेंट को प्रिंसिपल के सारे इंस्ट्रक्शंस एंड एवरीथिंग ही विल हैव टू फॉलो, यस और नो. सो क्या बोला है, एन एजेंट इज बाउंड टू कंडक्ट द बिजनेस ऑफ हिज प्रिंसिपल अकॉर्डिंग टू द डायरेक्शन गिवन बाय द प्रिंसिपल और इन द एब्सेंस ऑफ एनी सच डायरेक्शन. अब सपोज अगर प्रिंसिपल ने एक्सप्रेसली कोई डायरेक्शन नहीं दिया है तो अकॉर्डिंग टू द कस्टम्स विच प्रिवेल्स इन डूइंग बिजनेस ऑफ द सेम काइंड एट द प्लेस वेयर द एजेंट कंडक्ट सच बिजनेस. इज दिस क्लियर, अंडरस्टूड? अच्छा, सपोज व्हेन एन एजेंट एक्ट्स अदरवाइज एंड एनी लॉस इज सस्टेन्ड बाय द प्रिंसिपल, मतलब अगर एजेंट की गलती की वजह से अगर प्रिंसिपल का कोई भी नुकसान हुआ तो ही मस्ट इंडेमनीफाई हिम एंड इफ एनी प्रॉफिट अक्रूज ही मस्ट अकाउंट फॉर इट. समझ में आया? इज दिस क्लियर? दूसरा क्या बोला है, ड्यूटी ऑफ रीजनेबल केयर एंड स्किल. ये रीजनेबल केयर मतलब व्हाट एनी प्रूडेंट पर्सन या ऑर्डिनरी प्रूडेंस वाले बंदे जो करते हैं वो तो उसको करना ही पड़ेगा. सो एन एजेंट इज बाउंड टू कंडक्ट द बिजनेस ऑफ प्रिंसिपल विथ एज मच एज स्किल इज जनरली पजेस्ड बाय पर्सन एंगेज इन द सिमिलर बिजनेस. जैसे फॉर एग्जाम्पल जो मैंने बोला था बिल्डर के कुछ एजेंट्स होते हैं, ठीक है. अब वो जो एजेंट्स है उनको पता भी तो होना चाहिए ना, बराबर. जैसे फॉर एग्जाम्पल वो लोग फ्लैट दिखाने गए, उनको ही नहीं पता कितने स्क्वायर फीट का है, उनको ये भी नहीं पता कि स्क्वायर फीट कैसे मापते हैं. मतलब एक बेसिक सेंस होना चाहिए. आज कैसा लगेगा, सीए बनने के बाद तुमको सीए रिलेटेड कुछ भी काम नहीं आता तो काय की डिग्री. तुमको आना चाहिए ना, इनकम टैक्स रिटर्न भरना आना चाहिए, तुमको ऑडिट आना चाहिए, सब काम भी तो आना चाहिए. यस और नो? अनलेस द प्रिंसिपल हैज नोटिस ऑफ हिज वांट ऑफ स्किल. अदरवाइज अगर कोई स्पेसिफिक स्किल अगर चाहिए, बराबर, प्रिंसिपल को, तो वो स्पेसिफिक स्किल भी होनी चाहिए. अदरवाइज वो जो बिजनेस में तुम जा रहे हो, जिस बिजनेस का तुम्हें एजेंट बनना है, उसके तो सारे एक्सपर्टीज तुम में होनी ही चाहिए. समझ में आया? यस और नो? चलो, बाकी का ऊपर तो सेम टू सेम पॉइंट है कि अगर एजेंट की गलती की वजह से अगर कोई भी नुकसान होता है प्रिंसिपल का तो एजेंट उसकी भरपाई करेगा. इज दिस क्लियर? नेक्स्ट, इधर बहुत सारे एग्जाम्पल्स है. आई विल गिव यू टाइम, यू हैव टू रीड द एग्जाम्पल्स एज वेल. ड्यूटी टू रेंडर प्रॉपर अकाउंट्स. जो भी धंधा करता है एजेंट प्रिंसिपल के नाम पे, कहने से उसको प्रॉपर अकाउंट्स मेंटेन करना चाहिए. एंड वो अकाउंट्स किसको सबमिट करेगा? प्रिंसिपल को. तो एन एजेंट इज बाउंड टू रेंडर प्रॉपर अकाउंट्स टू हिज प्रिंसिपल ऑन डिमांड. रेंडरिंग अकाउंट डज नॉट मीन शोइंग द अकाउंट बट ऑल्सो सपोर्ट बाय वाउचर्स. बराबर, ऐसा नहीं कि अंधाधुंधी कुछ भी लिख दिया, हर एक चीज का बिल होना चाहिए. समझ में आ रहा है? फिर एजेंट्स ड्यूटी टू कम्युनिकेट विद द प्रिंसिपल. ये एजेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि कभी भी कोई भी डिफिकल्टी आए या कोई भी प्रॉब्लम हो तो किसको बताएगा? प्रिंसिपल को बताएगा. इट इज ड्यूटी ऑफ एन एजेंट इन केसेस ऑफ डिफिकल्टी टू यूज ऑल रीजनेबल डिलिजेंस इन कम्युनिकेटिंग विद हिज प्रिंसिपल एंड ऑब्टेनिंग हिज इंस्ट्रक्शंस. फिर क्या बोला है, ड्यूटी नॉट टू डील ऑन हिज ओन अकाउंट. क्या वो खुद के नाम का बिजनेस कर सकता है, खुद के नाम का प्रोडक्ट बेच सकता है? नहीं बेच सकता. ठीक है. सो एजेंट शुड नॉट डील ऑन हिज ओन अकाउंट विदाउट फर्स्ट ऑब्टेनिंग. अच्छा, सपोज प्रिंसिपल ने परमिशन दे दिया तो वो कर सकता है, ठीक है. अदरवाइज कैन ही डू सो? नो, ही कैन नॉट डू सो. अदरवाइज अगर सपोज एजेंट ने अपने नाम पे कोई भी ट्रांजैक्शन किया है तो प्रिंसिपल उसको क्या कर सकता है? रेप्यूडिएट कर सकता है, मतलब कैंसिल कर सकता है. एंड अगर क्लेम किया है, एजेंट ने कोई भी बेनिफिट क्लेम किया है तो प्रिंसिपल उससे वो बेनिफिट भी ले सकता है. अंडरस्टूड? फिर क्या बोला है, ड्यूटी नॉट टू मेक सीक्रेट प्रॉफिट. क्या एजेंट छुप छुप के प्रॉफिट्स कमा सकता है? नहीं कमा सकता. अगर उसने ऐसा कुछ भी प्रॉफिट कमाया रहेगा तो उसको किसको देना पड़ेगा? प्रिंसिपल को देना पड़ेगा. सो it is the duty of an agent not to make any secret profit in the business of agency. His relationship with the principal is of fiduciary nature and this requires absolute good faith. मतलब भरोसा कर रहा है ना वो, बराबर. fiduciary relationship है, एक तरह से वो भरोसा कर रहा है. अच्छा, सीक्रेट प्रॉफिट मतलब क्या? कोई भी ऐसा एडवांटेज लेना इन टर्म्स ऑफ मनी या अदरवाइज. ठीक है. ड्यूटी नॉट टू डेलीगेट. अपन ने देखा था सब एजेंट में नॉर्मली तो अ डेलीगेटी कैन नॉट
फर्दर डेलीगेट, ठीक है। तो देखो बट उसके कुछ एक्सेप्शंस थे, अनलेस बाय ऑर्डिनरी कस्टम ऑफ ट्रेड, ठीक है, अ सब एजेंट और फ्रॉम द नेचर ऑफ एजेंसी अ सब एजेंट मस्ट बी एम्प्लॉयड, ठीक है। एजेंट्स ड्यूटी टू पे सम्स रिसीव्ड फॉर प्रिंसिपल, सुनना ध्यान से, सब्जेक्ट टू सच डिडक्शन, मतलब क्या वो अपना शेयर काट लेगा, अपना कमीशन काट के बैलेंस पैसा किसको देगा, प्रिंसिपल को देगा। एजेंट इज बाउंड टू पे टू हिज प्रिंसिपल ऑल सम रिसीव्ड ऑन हिज अकाउंट। एंड लास्ट क्या है, ड्यूटी नॉट टू यूज एनी कॉन्फिडेंशियल इंफॉर्मेशन रिसीव्ड इन द कोर्स ऑफ एजेंसी अगेंस्ट प्रिंसिपल। उसको कोई भी कॉन्फिडेंशियल इंफॉर्मेशन अगर मिलती है तो वो उसका गलत इस्तेमाल नहीं कर सकता, ठीक है। देखो टोटल कितने पॉइंट्स हैं, 9 पॉइंट्स हैं। सबसे पहला क्या है, ड्यूटी टू फॉलो इंस्ट्रक्शंस और कस्टम्स। इधर देखो रिवाइज करते हैं। सबसे पहला उसका काम क्या है, जो भी इंस्ट्रक्शन या कस्टम्स है वो फॉलो करना। दूसरा रीजनेबल केयर एंड स्किल रखना। तीसरा क्या बोला है, प्रॉपर अकाउंट्स देना, कम्युनिकेट करना, खुद के नाम पे कोई भी ट्रांजैक्शन नहीं करना। साथ ही साथ क्या बोला है, सीक्रेट प्रॉफिट ना बनाना, डेलीगेट नहीं करना, जो कुछ भी पैसा मिलता है उसमें से अपना शेयर काट कर प्रिंसिपल को दे देना। एंड लास्ट, कोई भी कॉन्फिडेंशियल इंफॉर्मेशन का प्रिंसिपल के अगेंस्ट गलत इस्तेमाल नहीं करना। इज दिस क्लियर एवरीवन? ये क्या है, तुम्हारी ड्यूटीज ऑफ एन एजेंट है। चलो फटाफट स्टार्ट राइटिंग। हेडिंग दे दो, ड्यूटीज एंड ऑब्लिगेशंस ऑफ एन एजेंट। मैं तुम लोग को 3:15 ब्रेक दूंगा 15 मिनट का, ठीक है।
ये हो गया ना दोनों?
कंप्लेन ही नहीं कर सकते वो लोग मेरे पास से लेकिन पकड़ेंगे तो पहले पहले तो उसको अबे डब्बे पे डब्बा ये रोड इतना बड़ा मिल जाए एक बॉक्स में वही 200 में लेते हैं ये याद आ रही है तुझे कुछ हाईलाइट नहीं लास्ट इधर तक किया था सब्सक्रिप्शन लेने से नहीं किया हाईलाइट कितने छोड़ा है अभी जैसे खत्म होगा छोड़ देंगे अभी नहीं पढ़ाएंगे सभी लाइक चलो एक काम करते हैं कंपनी का अकाउंट लेकिन सर खुद ही ओए ये बेशरम सीरियल देख रही हो चलो ये कंप्लीट करो वो एग्जाम्पल सुनो ना यहाँ पर ना कुछ एग्जाम्पल्स भी रीड कर लो मैं तुम लोग को टाइम देता हूँ पहले लिख लो सीक्रेट प्रॉफिट का क्या मीनिंग है वो लिखने की जरूरत नहीं है तुम लोग को ये क्या हुआ सीक्रेट प्रॉफिट का मीनिंग लिखने की जरूरत नहीं है ठीक है चलो स्टार्ट राइटिंग सब लोग आइसक्रीम खाओगे फोन ही मंगवाता हो तुम लोग खाओगे दोनों चाहिए खाओगे ना आइसक्रीम खाते हो ना चॉकलेट फ्लेवर चलेगा हाँ चॉकलेट
जो तुम्हें इमेजिन किया वही मैंने भी बार बार बोले तो तकलीफ सोचे नहीं लेते तेरे लिए स्ट्रॉबेरी स्ट्रॉबेरी जैसा है हाँ मेरा बना फ्रेंच स्ट्रॉबेरी मैं वो बैठा हूँ तूने तो एक्सेप्ट नहीं कर लिया ये रिकॉर्डिंग करके सुनूंगा मैं क्या क्या वैसे तो नहीं आया पास में जाके वो लोग एक्टिविटी से फॉलो ये ना बात है कितना स्लो लिखते हैं बेटा अभी पेन इतना रुक रुक के चल रहा है नया है ना देखिए जब पड़ रहा है इधर भी लोगों में यहाँ लड़कियाँ ही दिखेंगी एक रिस्क राइट इधर भी लड़कियाँ हाँ हाँ भाई ये
नहीं कराओगे एक्टिविटी में चला गया तीनों अकाउंट पे किसी भी नेगेटिव है वो दोनों अकाउंट में थोड़ा सा नीचे ये है हमारी या तो वाला तो है फिर बड़ा नहीं थोड़ा दूर करें ये 45 को बोला था नहीं 15 चलो लेट्स टेक अ ब्रेक and then we'll continue.